कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रोग्राम में आपको पहले मेहमानों से मिलवा देते हैं। आलोक मेहता जी प्रोग्राम में आ गए। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं जाने माने सेफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ जी बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। अब जंतर मंतर के पेपर का टाइम आ गया है। पेपर का टाइम मतलब होता है जब पेपर लिखते हैं, बल्कि बच्चों कहूँ मतलब फाइनल आंसर देने का समय आ गया है और फाइनल आंसर सरकार को देना है। देखिए, कल से अब तक में इस छात्र आंदोलन को लेकर सरकार कई कदम आगे बढ़ गई है। कई कदम आगे बढ़ गई है। कल देर रात प्रधानमंत्री एक वीडियो बना करके सीधे छात्रों से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे भी आपके दर्द का एहसास है और इस पेपर लीक के नासूर को खत्म करने के लिए हम बहुत सख्त कानून लाने वाले हैं। और वो कानून आज कैबिनेट से पास भी हो जाता है। इस बीच में रात ही को तस्वीरें आती हैं कि सोनम वांगचुक ने सरकार के मंत्रियों से के हाथों जो है अपना अनशन तोड़ दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आशंका है कि इस आंदोलन के आड़ में कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, वो भी मेरा एक कंसर्न है और मैंने जो इनसे आश्वासन मांगे थे वो मुझे मिल गए और मैं इसलिए अपना अनशन तोड़ रहा हूं। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि दिन में ये कानून की खबर आ गई और दूसरे दौर की बातचीत भी हो गई सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच में। और वहां से भी मैं तो ये मानता हूं कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट ही निकली। जो उनकी मांगी थी, उन्होंने कहा हमारी 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे हैं। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, दूसरा 1 करोड़ का मुआवजा उन परिवारों को जिनके बच्चों ने खुदकुशी कर ली पेपर लीक के कारण, और तीसरा छात्रों पर जो एफआईआर हुई है वो वापस हो जाए और किसी और पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। सरकार ने अंतिम 2 पर प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों का ही कहना है कि पॉजिटिव रुख दिखाया है और ये तीनों उन्होंने कहा नॉन नेगोशिएबल हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, सरकार इस पर जवाब देने के लिए कल तक का वक्त उन्होंने मांगा था। मतलब अब से 12, 15, 20 घंटों के बाद सरकार जब भी तीसरे दौर की बातचीत के लिए बुलाएगी प्रतिनिधियों को इनके, तो सरकार इस बात का जवाब देगी। तो गाड़ी अब वहीं जाकर के अटक गई है। तो ये बहुत सारी रेड लाइट तो पार कर ली है, एक ये अंतिम रेड लाइट बची है। अब ये रेड लाइट ग्रीन होगी तो कैसे होगी? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से होगी। इस्तीफा नहीं होगा तो ये बत्ती लाल ही रहेगी। ये अब तय सरकार को करना। ठीक, हाँ सर, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो सही मायने में जो रेड लाइट है वो सोनम वांगचुक का अनशन टूटना ही है। क्योंकि बाकी जो दोनों चीज़ें हैं, ऐसा नहीं था कि इन मसलों को लेकर कोई गतिरोध था। जैसे अगर ये कहा जाता है कि जंतर मंतर पर जिसने हिंसा की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको निशाना साधा जाएगा। ये पहले दिन से क्लैरिटी थी। लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट उसमें घुसकर पुलिस वालों के साथ मारपीट किए हैं, हिंसा की हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, वो कानून के हिसाब से होगी। और उसमें हमें ये भी बताया गया, आज भी बताया गया कि जितने उस तरह के तत्व हैं जो कि स्टूडेंट नहीं है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने हिंसा की है, उनकी पहचान लगातार की जा रही है। छात्रों के साथ तो ये होना नहीं था, तो उसमें आप समझ सकते हैं कोई गतिरोध नहीं था। दूसरा, मुआवजे वाली बात भी पहले दिन भी यही कही गई थी कि इसमें नियम कानून के हिसाब से जितने सिंपैथेटिक वे में जो कुछ भी किया जा सकता था किया जा सकता है वो किया जाएगा, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया होती है। आपको ध्यान होता है, हम लोग पहले दिन बात किए थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आएगी, वो छानबीन के बाद वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि सरकार को एक नियम के तहत चलना होता है एक लीग बनेगी। तो चलिए, मैं तो डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि खुद उन प्रतिनिधियों ने ही ये कह दिया कि सरकार पॉजिटिव है। हाँ। तो अभी वो भी इसको इशू नहीं मान रहे, वो भी कह रहे हैं कि ये काम हो जाएगा। मामला धर्मेंद्र प्रधान का ये मोटा मोटा। हाँ। अब इसमें एक चीज़ और देखें, जैसे कल तक सौरभ सरकार के बड़े लोग ये कह रहे थे कि या तो मंत्रालय में मुलाकात होती है या घर पे मुलाकात होती है, और उनका उस समय अभी ऑप्शन था बीपी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, सीजेपी का। आज सरकार आखिरकार वहाँ पर गई, तो ये तो सीधे सीधे ये दिख रहा है जैसे सरकार इसमें ये कहे कि हाँ हमने रीच आउट किया तो कर भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे। तो कल तक ये बताना और फिर आज अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार को इस बात का एहसास है कि अगर ऐसा करने से भी आप इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करा रहे हैं तो वो बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर की उस तरह की अपील, नया कानून लेकर आया जा रहा है, लीक कानून मतलब पहले पिछला जो कानून था उसी में संशोधन किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये लगा होगा कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी आखिर पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, तो उस जगह पर भी अगर बैठक हो जा रही है तो कोई बात नहीं। और वो एक अच्छी चीज़ ही है कि अगर मैं तो मानता हूँ सरकार ने अच्छा किया भाई, कोई बात नहीं। बच्चों का अगर वो है इम्पोर्टेंट था बच्चों के। अच्छा बैठाने का तरीका भी आप देखें
तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो बच्चे कोई ज्ञापन मतलब एकदम बराबरी के ऐसे ही स्तर बैठे पे हैं जैसे एकदम आप आमने-सामने, दोनों हाँ। सामने और इधर मंत्री बैठे हैं। और दोनों मंत्री एकदम वैसे ही हैं, बहुत खुश मिजाज रहते हैं, उस तरीके से बातचीत भी वैसे ही रही है। तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छी दिशा में 2 घंटे जाती बात नजर हुई आ है, रही है। खुद बताया उन्होंने 2 घंटे बात हुई, तो इसका मतलब 2 घंटे में तो बहुत डिटेल बात होती है। बहुत डिटेल उसमें क्या है कि सरकार ने बहुत कुछ समझाया उनको, जैसे यही बात कि मुआवजा कैसे दिया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, पहले कैसे होता था, अब कैसे हो रहा है, नकल को लेके पहले क्या चीज़ें होती थी। अभी क्या आप सवाल आपको जानकर हैरानी होगी कि 1986 में राजीव गांधी के समय जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि केंद्रीय स्तर पर नकल और पेपर लीक को लेकर एक कठोर कानून बनाया जाएगा। और वो कानून कब बन रहा है? नरेंद्र मोदी के समय में। बताएं, 40 साल बाद ऑलमोस्ट। सोचिए 1986 से लेकर अब तक, और इतने समय आप इंतजार कर रहे थे। आपने मेरे पेपर का तो जवाब दिया ही नहीं। क्या होगा धर्मेंद्र प्रधान जी का? क्या सरकार को कल जवाब देना है उनको? देखिए, ये तो इनका सीजेपी वालों का कहना था। संभव है कि सरकार ने कुछ और कहा हो, कुछ और बात कही हो, क्योंकि सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि 24 घंटे में इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और अभी तक आज जो बातचीत मेरी हुई है उसमें सरकार के सभी लेवल पर बार बार इसी बात को कहा जा रहा है कि हमें एक व्यवस्था मिली थी, उस व्यवस्था के तहत हमें सुधार करना था और हमने पेपर लीक इस तरह की चीज़ों में बहुत सुधार किया है। आपके जवाब पे लास्ट लाइन आएगा, उसके पहले का बैकग्राउंड जो सरकार ने दिया है वो सुन लीजिए। ये बार बार एक लाइन में जानना चाह रहे हैं कि हाँ या ना बोलो। तो जो सरकार की तरफ से थोड़ा तर्क दिया गया उसमें यही कि जैसे एक उदाहरण दिया गया कि रेलवे में इस एक साल में ही 2,18,00,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और वो परीक्षा ठीक तरीके से हुई। सरकार का ये कहना है कि तकरीबन 80-85% ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि ठीक तरीके से कराया गया है। एनटीए की ही बात कर रहे हैं तो IIT JEE का एग्ज़ाम जो कि 12 से 15 लाख उसमें अपीयरेंस होता है, वो एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो जा रहा है। इसको लेकर जो समस्या आई है उसको भी हम ठीक कर देंगे। मतलब ये कि मंत्री के इस्तीफे को लेकर सरकार के भीतर आज तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें कहीं कोई वो एक रीथिंक भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि कल यही बात ये कही जा रही थी न्यूट्रल प्लेस को लेकर, हाँ, उसमें बदलाव हुआ, बदल गई। तो अब अगर सरकार उस तरह से कुछ करे तो अभी तक ये कोई चर्चा नहीं सुन रहे आप कहीं भी कि भाई मंत्री हम इस्तीफे के बारे में कंसिडर भी कर रहे हैं? अभी तक नहीं सुन। ठीक है, तो ये हाँ, एक चीज़ और सौरभ, जैसे ये बताया गया कि जैसे सेक्रेटरी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनका तबादला किया गया है, विनीत जोशी, और वो संघ पृष्ठभूमि से बताया जाता है कि उस विचारधारा परिवार से किसी न किसी रूप में पारिवारिक तौर पर जुड़े रहे हैं, बावजूद इसके उन पर एक तरह से सख्त कार्रवाई की गई है। जी अच्छा, शिक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया है इस व्यवस्था में सुधार के लिए। शिक्षा मंत्रालय रात 8 बजे एनटीए उसमें बहुत सारे सुधार 8 बजे बड़ा ऐलान करने जा रहा है। अच्छा, तो एनटीए के लोग इसमें होंगे, मतलब एनटीए के बारे में कि क्या क्या चीज हम चेंज करने जा रहे हैं, इम्तिहान कराने की व्यवस्था में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पिछले लीक के बाद ही ये सारी चीजें की जा रही थी जो कि आनी ही थी, और वो कम सा समय पर आ रहा है। अब आप इसका मतलब समझिए ना सर, देखिए कल प्रधानमंत्री सीधे बात करते हैं युवाओं से, कहते हैं कि आपके कंसर्न्स के लिए हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं पेपर लीक को रोकने के लिए। वो पेपर लीक 10 करोड़ का जुर्माना लगने का प्रावधान, 10 साल की सजा और 3 महीने में सारी सजाएं हो जाएंगी, सारे फैसले हो जाएंगे सब दोषियों के ऊपर, ये व्यवस्था कर रही है सरकार। और अब ये जो खबर आ रही है कि एग्जाम कैसे कराए जाएं, कंडक्ट कैसे कराए जाएं, उसको लेकर के बड़े फैसले होने जा रहे हैं। सरकार नीतिगत फैसले कर रही है और सरकार का काम एक्चुअली यही है, सरकार का काम व्यवस्था देना है। तो वो सरकार कल से इस बात में बिल्कुल मिशन मोड में बता रही है कि हम जड़ पे काम कर रहे हैं, बीमारी की प्रॉब्लम जहां है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब वो शायद ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री को हटा के प्रॉब्लम हल नहीं हो जाएगी, किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया, सब ठीक करना पड़ेगा और हम सब ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये वो लार्जर मैसेज दे रहे हैं, सिर्फ उनको नहीं जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है वो ना माने इसके बावजूद, लेकिन ये व्यवस्था लार्जर देश को है, ये मैसेज है कि आप तो देख रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, आपको तो समझ में आ रहा है ना कि हम लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते, दैट इज एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि उसके पीछे जरूरी नहीं कि ये फैसला उन्हीं का हो जो मुझे मंच पे दिखाई दे रहे हैं 4 लोग, ये उनके पीछे खड़े हुए बहुत सारे लोगों का फैसला हो सकता है और उनके मोटिव बहुत अलग हो सकते हैं शिक्षा से। राइट सर? देखिए, आप ये बताएं कि परीक्षा में चर्चा वो जो शुरू किया था प्रधानमंत्री जब से आए 2014 के बाद से उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया खुद, तो वो और इस मुद्दे पर भी 2024 में
जो कानून पहले लाया गया उसमें भी सजा का प्रावधान था। एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ होती है वो 24 में भी उन्होंने शुरुआत की थी। तो मेरा मानना है कल ही रात को, ये ठीक है कि प्रक्रिया चल रही थी, मसवीदा तैयार करने के लिए कानून, इसका आप सोचिए कि ऐसा ये कहा जा रहा है कि अब सरकार जागी है। आप ही बताइए जो बिल आज तैयार हुआ है क्या मान भी ले कि अभी जागी है तो चलो जागी तो है नहीं, ये नहीं, मेरा कहना है कि इसकी प्रक्रिया पहले से, देखिए कई चीज़ प्राइम मिनिस्टर देवेंद्र जी को मान लीजिए रेगुलर जाते हैं तो कुछ इनको मालूम हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो फाइल चल करके क्या प्रोग्राम बन रहा है। आई थिंक दैट्स वाई, मतलब मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है कि देखिए इसमें दो मैसेज, पॉलिटिकल जो आंदोलन जिनके पीछे जो लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस है या CIA है, कौन है नहीं जानते, सही बात नहीं, जो अमेरिका से उतर के आया है, आज तक किसी दुनिया में, भारत में ऐसा हुआ है कि आदमी एक पार्टी घोषित कर दिया, न्यूयॉर्क में बैठ करके कहते कि साहब मैं ये पार्टी है, समबडी CIA। इसलिए मैं शब्द कह रहा हूँ कि जब भी भारत में एक अस्थिरता हो, एक ऐसा माहौल बन जाए जो केजरीवाल के समय में भी हुआ कि अराजकता पैदा हो, तो एक एलिमेंट है जो वो भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही करता है। मेरा मानना है कि जो पहले भी ऐसी स्थिति आई है, वो क्या चिदम्बरम का इस्तीफा हुआ था 2G वाले मामले में, चिदम्बरम का इतना हुआ, वो तो इससे बड़ा स्केम था। ये स्केम नहीं है, ये गड़बड़ी है सिस्टम में, उसको सुधार की प्रक्रिया चल रही है। जिन लोगों ने एक वीडियो मैंने आज देखा, हालांकि वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है जी, लेकिन वो दंतेवाड़ा का हमला हुआ था, शायद दंतेवाड़ा का ही, CRPF के ऊपर 76 जवानों की जिसमें मौत हुई थी, और उसमें शायद गृह मंत्री चिदम्बरम जी थे उस वक्त। तो उस वक्त बीजेपी का स्टैंड ये था कि उन्होंने इस्तीफा ऑफर किया था और बीजेपी ने कहा था आपको इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इस समय अगर आप इस्तीफा देंगे तो ये तो नक्सलियों की जीत मानी जाएगी। तो आप हम कह रहे हैं कि आप इस्तीफा बिल्कुल ना दें, जबकि कोई भी डिमांड करता है इस्तीफा उनका। ये बस एक नहीं सही, जैसे आप मुंबई कांड में हुआ, शिवराज पाटिल का अलग मामला, जैसे आप कहिए आप, सही बात ये है कि ऐसी कितनी ही स्थितियां जब ऐसे आती है तो मंत्रालय का नहीं, हाँ ये ठीक है कि कमियां, देखिए आप और हम, मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्रालय की 10 कमियों पर आप और हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, गड़बड़ियाँ अलग जगह है, लेकिन सवाल ये है कि जो मांगे की गई उस पर कानून बना करके एक लार्जर जो पब्लिक है, हाँ, उनको इससे मतलब है कि आप क्या सुधार कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बोला उन्होंने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने बातचीत के बाद कि हमने सरकार से ये भी कहा था, हमने अपने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के हमने कुछ सुझाव दिए थे और वो भी सरकार ने कहा है हम कंसीडर करेंगे। तो हर जगह तो जो चीज एक्चुअली होनी चाहिए उस पर तो सरकार बढ़ रही है और अकोमोडेट भी कर रही है। आज ये आखिरी में कहा, लेकिन आप बताइए उनका जो नेता है विश्वजीत दीप, आपने भी सुना होगा, मैंने सुना, अभिजीत, उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं सिर्फ हमारी तो ये 3 डिमांड है, उसमें खाली है कि इस प्रधान को हटाना और बाकी 2 डिमांड वो किया, बस इसके अलावा वो सुधार की बात एक शब्द भी नहीं बोला है विश्वजीत। उसने नहीं बोला, लेकिन ये इन लोगों ने निकल के बोला। वही तो, चूंकि बाद में इतने दिन से हम 2 दिन से आप और हम बोल रहे हैं, हाँ, तो उनको मैसेज तो गया कि आप रिफॉर्म तो डिमांड करो, रिफॉर्म डिमांड नहीं कर रहे, मतलब चाहे वो आपका प्रोग्राम देख करके किया हो उन्होंने, मैं मान सकता हूँ। होता ये है कि उसकी उस प्रेशर में कह दे, लेकिन आप जब डिमांड कर रहे हैं, कोई सुझाव दिया गया क्या? राहुल गांधी उन्होंने कहा हमारी 3 डिमांड नॉन नेगोशिएबल है, आप नॉन नेगोशिएबल डिमांड में रिफॉर्म क्यों नहीं रखते? आप ही बताएं, राहुल गांधी, हमें ये रिफॉर्म चाहिए और ये नॉन नेगोशिएबल है। सौरभ जी, राहुल गांधी ने भी एक पर्चा ही बना के 2 पेज का ही एक देते कि ये सुधार हम चाहते हैं। उनके पास तो कपिल सिब्बल एंड ऑल, चिदम्बरम एंड ऑल, एवरीबॉडी इज देयर। क्या उन्होंने दिया? नहीं, वो भी नहीं बोले। अरविंद केजरीवाल ने दिया, वो भी आज उन्होंने भी सिर्फ केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप पर सजा होगी तो मैं ले जाऊंगा तुमको कोर्ट में, मेरे साथ 6 महीने तुम भी जेल में रहना। राहुल गांधी ने भी आज के बाद देखेंगे छुड़वा देंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सर चलिए इतना तो बता दें, अमिताभ जी के पास में जाऊं एक लाइन में, कि आपको लगता है सरकार इस्तीफा दिलवाएगी? मैंने तो इसीलिए कहा कि पहले भी कभी ऐसे इस्तीफे नहीं हुए हैं, तो नहीं दिलवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा बाद में जो बदले, देखिए प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है, जिस दिन वो कहे वो अपने आप, धर्मेंद्र प्रधान यदि उनको नैतिक रूप से लगे कि देखिए मैं तो बहुत, इस्तीफे के बगैर ये प्रदर्शन खत्म होगा? वो सरकार के पास कई तरीके हैं जो खत्म करते हैं। रामलीला मैदान से भी हटा सकते हैं किसी को, जो इतना बड़ा आंदोलन था, जयप्रकाश जी को हटा सकते हैं, तो उससे बड़े तो नेता नहीं है जो कल अमेरिका से कूद के आया है। काकरोच नाम ऐसा भी नहीं है कि हनुमान जी का मतलब कोई वो चुनाव चिन्ह लेके आया है या चूहा लेके भी आ जाता है। आशंका है वायलेंस की, और वो रियल आशंका है, असली आशंका है। हमने जो देखा है, कल रात नहीं हुआ, और ये भी अच्छी बात है, मुझे भी किसी ने बताया कि कल एक्चुअली ये जो मंच पे जो लोग हैं, जो भी इसको लीड कर रहे हैं आंदोलन को इस वक्त, उन लोगों ने इंश्योर किया कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो है कल वायलेंस नहीं करेगा, पत्थरबाजी नहीं करेगा, खामखा पुलिस से टकराव मोल नहीं लेगा, उकसाएगा नहीं। जो पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहा था वो कल शाम को नहीं हुआ।
तो अगर ये भी अपनी बात पे टिके रहते हैं तो बात कुछ बन सकती है। अदरवाइज तो इसमें मतलब उस तरीके के लंपन एलिमेंट आ चुके हैं पूरी तरीके से, जो किसी को कुछ नहीं समझ रहे, जो कुछ भी कर सकते हैं। आपका अभी तक 5 दिनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है इसको देख के? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात जो है वो जरूर एनईईटी पेपर लीक का मामला है, लेकिन एनईईटी पेपर लीक लार्जली ट्रिगर पॉइंट है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा लैक ऑफ जॉब्स है, मुद्दा सरकार में इतनी सारी वैकेंसीज हैं जो फिल नहीं हो रही हैं, मुद्दा एंजाइटी है युवा का, जो थ्रेट ऑफ एआई है, जो आज वो करियर के लिए पढ़ाई कर भी रहा है, वो आगे 3 साल 5 साल बाद उस करियर का भविष्य क्या है। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, नर्वसनेस युवाओं में था, जिसको एक प्लेटफॉर्म दिया है कॉकरोच जनता पार्टी। पार्टी तो नहीं, एक हैंडल है, ये एक इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर का हैंडल है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में युवाओं की आज वॉइस अनहर्ड है। अगर युवा हम 18 से 35 मानते हैं, 18 से 40 भी मान लें, 18 से 40 तक युवा है, तो ये आबादी है 40%, और एमपीज हैं 10%, 40 साल से कम। 1957 में जब दूसरा चुनाव हुआ था भारत में, 34% एमपी 40 साल से कम के थे। उस वक्त आबादी भी 33% थी। यानी एक तरफ आबादी बढ़ रही है युवाओं की, और युवाओं का रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। अभी आपने क्या फ्रेज मुझसे कह रहे थे, वो बोलिए ना, वो अच्छा है। वो कौन सा? यंग कंट्री। हाँ, अ यंग कंट्री इज रूल्ड बाय ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स, करेक्ट। CWC की एवरेज एज क्या है? 68। मैं सिर्फ मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, पर उसमें इनवाइटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एवरेज एज क्या है? 67.5। वो भी जब नितिन नवीन जी आए और उन्होंने रिप्लेस किया जेपी नड्डा जी को। CPM पॉलिट ब्यूरो 68 to 70। 40 साल से कम उम्र के भारत में मंत्री कितने? लगभग 70 प्लस हैं। मिनिस्टेरियल साइज एक TDP के जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर। और हिस्टोरिकली मैंने तो 1977 से देखा था, आज तक 1 से 3 ही रहा है ये नंबर। एवरेज एज कैबिनेट का क्या है? 57-58 रहा है मोदी के काल में। तो ये जो यूथ है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और विनोद जी जो आई थिंक 1-2 दिन पहले आपके यहाँ बात कर रहे थे कि जो फीडर सिस्टम था, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, उसमें से लीडर फीड होते थे पॉलिटिकल पार्टीज में, वो बट गया। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म मिला। और हैरानी की बात यह है कि विपक्ष भी ये बात नहीं कर रहा था, विपक्ष भी इस बात को नहीं उठा रहा सर। मेरा इस पर एक अलग टेक है, क्योंकि मैंने आज बहुत सारा वक्त जो है केवल वीडियोस देखने में बिताया जो वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ देख करके। भाई मैं जिस एज में हूँ, मेरे बच्चे उस एज के होते, ठीक, अगर सही समय पे होते तो ये भी बोल दूँ। लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो जिस तरीके का एटीट्यूड है उनका। भाई ठीक है, युवा में, यूथ में एक रिबेलियन करने का जज्बा होता है, वो एक्चुअली जो है वो सत्ता को आंखें ही दिखाता है, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे उसमें किसी के मुंह से कोई इशू नहीं सुनाई दिया, कोई मुद्दा बोले। एक बात पे सहमत हूं आपसे, वो गालियां ही दे रहा है, उससे केवल गालियां दे रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है। एक बात पे सहमत हूं, उनके मुंह से मैंने किसी लीडर का नाम भी नहीं सुना, उनका कोई आइकॉन ही नहीं है। लीडर है कौन? मैं तो भाई पूरे भारत में आज युवा लीडर कौन है जो 18 से 40 के ब्रैकेट में फॉल करता है? किसी राज्य में कौन है 18 से 40 का लीडर? मतलब नॉर्मली नहीं है, करेक्ट। सो देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस, वैक्यूम है उसमें। ये कॉकरोच जनता पार्टी कहीं से भी आया, उसने एक अभी हम लोग ये बहस कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी का इस वर्ग में समर्थन नहीं है। हाँ, इसमें सौरभ, एक बार अरुण जेटली जी ने कहा था कि भाई जो बात हुई कि आमतौर पे यूथ की जो टेंडेंसी होती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक हिस्सा उसमें होता है, कि वो किसी चीज़ को अगर आप कहिए कि ऐसा करना है तो एक रिवेलियन नेचर आएगा। वो परिवार में भी आप देखें, जब उस एज ग्रुप में जाते हैं, हम लोग भी जब गए हैं उस एज में, शाम में अगर जाना हो बाहर कोई टोक दे तो उसमें रिएक्शन आता है। और ख़ास तौर पे तब जब टोक दिया जाता है तो करने का ज़रूर मन करता था कि नहीं वो करना है। तो उनका ये मानना था कि जब भी इस तरह की चीज़ों को आप प्रोटेस्ट को हैंडल करें तो थोड़ा हैंडल विथ केयर, कि ऐसा ना हो कि उनको गुमराह करना आसान होता है तो फिर कोई गुमराह करके कुछ अलग दिशा में लेकर चला जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों को सौरभ, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ जितने प्ले कार्ड्स रखे हैं, उन प्ले कार्ड्स पे जो लिखा हुआ है,
हम लोग नेशनल टेलीविजन तो छोड़ दीजिए, बंद कमरे में भी उसको बोल नहीं सकते, कानों से खून आ जाता है। मतलब शर्म आती है कि इस तरह से अगर पढ़ाई लिखाई और अगर ये यूथ हैं तो वाकई फिर किस दिशा में जा रही है चीज़ें। यही मेरा इस पर थोड़ा सा एक यही कहना है, इसलिए खास करके आपका प्रोग्राम सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं। देखिए, एक बड़ा वर्ग को आप ये माने कि यही युवा वर्ग है, यही में एक मैसेज दुनिया में क्या जा रहा है। जैसे मीडिया में भी खूब गाली दे रहे हैं कि भाई आप तो ये दिखा रहे हैं, अब बर्बाद हैं। हम आप में से ही कोई बोल रहा है ना दूसरे चैनल में या कहीं पर भी, उसका नतीजा ये है कि अब जल्द परसेप्शन उन बच्चों का जो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जो परीक्षाओं में पास हुए, जिन्होंने अच्छे से भी काम किया, जिन्होंने बिना लीक के भी आगे आए, उनके लिए फ्रस्ट्रेशन। इस पर 3 कैटेगरी के लोग हैं। मैंने आज किसी और से एकेडमिक से बात किया, जैसे आप हैं हमारे साथ, उनका ये कहना था कि 3 कैटेगरी, जो लोग, कोई IAS निकल गया, कोई MBA कर लिया, कोई कुछ कर लिया, इस तरह का एक वर्ग है। दूसरा है जिसको और कोई नौकरियां है या कुछ अपना काम करने लगा। इस पर उसके बाद भी जो नंबर 3rd या 4th वाला है, वो कुछ उसको समझ नहीं आया। पहले क्या होता है, चपरासी में नौकरी मिल गई, पुलिस में नौकरी मिल गई, यहाँ आर्मी में भर्ती हो जाएगा। आज वो इस तरह का एक वर्ग भी है, उनमें से फिर कुछ लोगों को इस्तेमाल करके पार्टी भी करती है सपोर्ट, कुछ अपने आप भी आते हैं जिनको नहीं समझे। कई आप बताइए ना, जो बच्चे 12th पास करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वो बच्चे दिखाई दिए वो इनोसेंट है। मैं वो गाली उतनी भी नहीं दे रहे हैं, मैंने देखे आपने वीडियो ऐसे भी है। लेकिन जो ऐसे लोग आए हैं, उस शंकल जिनका कोई दिशाहीनता है, उनके माँ बाप भी उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, जो आकर के गाली दे रहे हैं। आप बताइए ना, उनका भी तो कोई माँ बाप होगा, या बिल्कुल सभी लोग ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ी से तो नहीं आ गए। और झुग्गी झोपड़ी वाले भी कई लोग भाषा जानते हैं, कैसी भाषा बोली जाती है। अरे अच्छे घरों के सर जो आ रहे हैं। और वहाँ पे सौरभ मंच पे ही जैसे गेस्ट गए, उन सब गेस्ट लिस्ट उठा के देख लीजिए। जैसे श्रीनगर के वो जो सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, रुहेला, अलगाववादी बात करते हैं, वहाँ पर वो जा रहे हैं। एक जो एक्टर हैं प्रकाश राज, उनकी तो लाइन अलग रहती है, अल्लाह सिर्फ एक रह जाएंगे। फिर वो बात कहना है कि जाके कॉमेडियन जाके, स्टैंड अप कॉमेडियन जाके वहाँ पे ये कह रहा है कि सीता के पति के नाम पे वोट लिया जाता है और नीता के पति के लिए काम किया जाता है। मतलब अगर आपको ये निशाना भी साधना है कि भाई धर्म का इस्तेमाल करके वोट लिया था, तो इस तरह की बात आप कह सकते थे। लेकिन आप ऐसी भाषा कह रहे हैं, आई एम श्योर सरकार, अच्छा ये सरकार बहुत पॉलिटिकली बहुत साउंड है, तो ये लेसन्स भी ड्रॉ कर रही होगी इसमें से। अगर उनको भी दिख रहा होगा भाई, उनको क्यों, वो भी उनको लग रहा हो ये हम, अच्छा इतने भी लोग अगर मेरे खिलाफ है तो क्यों है। किसी भी समझदार पॉलिटिशियन का काम तो ये है ना, भाई मैं एक भी मेरा विरोधी क्यों हो, मैं इसको भी अपने साथ लाऊं ना। उसका सिस्टम ही आपको बताऊं कि क्या किया गया, एक्टिवेट भी किया गया। जैसे बीजेपी ने या संघ परिवार ने, जैसे विद्यार्थी परिषद इनका जो स्टूडेंट विंग है, उसमें सबको ये बताया गया है कि भाई स्टूडेंट्स के बीच में जाएं और जाकर ये बताएं कि भाई क्या स्थिति है, क्या क्या बेहतर किया गया है और किस दिशा में चीज़ें आगे जानी चाहिए। अलग अलग मोहल्लों में जाएं। जैसे दिल्ली के केस में सौरभ ये दिख रहा था, 2 दिन से ऐसे 3 दिन से ऐसे इनपुट आ रहे थे कि खासतौर पे दिल्ली के वैसे इलाके जिसमें खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर की तरफ शाम में आ रहे थे, वो भीड़ के तौर पे। फिर वहाँ पर अलग अलग चेक पॉइंट बनाने की बात हुई कि कैसे ये उस तरह से आके वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई आपको ऐसा कॉज मिल गया। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सारी चीज़ तो है ही। अरे एक बात मुझे बताइए अमिताभ जी, आप कब से भी कर रहे होंगे, मतलब 20 साल से आप सर्वे कर रहे होंगे, बेरोजगारी कब टॉप पे नहीं आया मुद्दा? हमेशा ही रहा, हमेशा से रहा है हमारे देश में। ये कोई आज की परिस्थिति नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, पानी, बिजली, ये तो अमर है, अमर मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन चैनलाइजेशन की बात, हाँ, ये फिनोमिना किसी और तरीके से चल रहा है। की बात है कि आप ये देखिए कि 12 साल से मान लीजिए सरकार, इन्होंने मोदी के अलावा कोई देखा नहीं, पहली बात तो ये बोल दूं, इन्होंने पीछे का नहीं देखा, मोदी के अलावा कोई देखा नहीं, तो आपके पास कंपेरिजन नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि विपक्ष ने पिछले 12 सालों में, कोई विपक्षी पार्टी क्या 20, मान लेते हैं आंकड़ा 20,000 25,000, आंकड़ा तो किसी के पास नहीं, कोई 2.5 लाख कह रहा है, मैं 20-25 ही मानता हूँ, क्या 20-25 हज़ार लोग इकट्ठा कर पाई किसी भी मुद्दे पे दिल्ली में पिछले 12 सालों में? आंसर है नहीं, आई डोंट थिंक सो। कोई भी विपक्षी पार्टी 20-25 हज़ार लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाई किसी भी मुद्दे पर पिछले 12 साल में। तो आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साउंड सिस्टम है बीजेपी का, फीडबैक का, यही बीजेपी को दिखा है कि भाई जब कोई विपक्ष की पार्टी इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई, स्पॉन्टेनियस है, उसमें लंपेन एलिमेंट्स हैं, कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग गलत है, हर प्रोटेस्ट में होता है, ऐड ऑन हो जाते हैं लोग। और जितने भी एंटी मोदी, एंटी बीजेपी ब्रिगेड है, सब लग गए। सब लोगों को पहले ममता में होप दिख रहा था, फिर केजरीवाल में दिख रहा था, फिर राहुल में दिख रहा था, इनको एक नया होप दिख गया तो ऐड ऑन हो गए। जब हमने वोट वाइब में भी सर्वे किया था तो सीजेपी का सबसे ज्यादा सपोर्ट SC ST और मुस्लिम में मिल रहा था।
है। करेक्ट। आपको वहां पर लोग भी ज्यादातर वैसे करेक्ट, और उसी अपर माइंडसेट के कास्ट दिखेंगे। में या जनरल कैटेगरी में कम था। तो ये एक टेंडेंसी होती है कि भाई जो एंटी बीजेपी या एंटी मोदी फोर्सेज हैं उनको एक नया फिगर दिख गया या एक नया प्लेटफॉर्म दिख गया तो वो उसके साथ जुट रहे हैं। देखिए, एक बात तो जरूर है कि बीजेपी ने रिप्रोचमेंट शुरू किया है, बातचीत शुरू हो गई है, उससे इस स्ट्रैटेजी से विपक्ष बाहर हो गया। इस चीज से विपक्ष यानी राहुल गांधी जो 1 या 2 दिन से कोशिश कर रहे थे कि इस मुद्दे को लाइमलाइट, हालांकि उन्होंने मदद करने की कोशिश बहुत की सरकार की, हाँ, कि इस इशू डिवाइड हो जाए। करेक्ट। हाँ, लेकिन बीजेपी ने डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके बाकी विपक्षी पार्टियों को आउट कर दिया। एक बात, और दूसरी बात जो जंतर मंतर का पेपर की बात हो रही है कि 3 नॉन नेगोशिएबल में 2 तो हो जाएंगे और उन्होंने जो 5 सजेशन दिए उसमें से लगता है मुझे एक ये एनटीए के ऊपर ही है, जो कि 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक एनटीए से रिलेटेड एक सजेशन था। तो लार्जली डेडलॉक तो एक पॉइंट को लेकर के है, एक पॉइंट को लेकर के जो पॉलिटिकल डिमांड है एक्चुअली, जो कि एक्चुअली एम्पैथेटिक, क्योंकि 2 डिमांड 2 और 3 इज एम्पैथी डिमांड। करेक्ट कि भाई लोग हुए हैं तो ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डिमांड है। अब देखें वो डिपेंड करता है कि सरकार की रीडिंग क्या है इस प्रोटेस्ट की, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर सरकार को ये लगेगा कि ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट बुक बन गई है, अब इसमें लोग अपने आप जुड़ रहे हैं और ये बढ़ रही है, तो सरकार को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस्तीफा लेने में। कोलकाता में भी आज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बढ़े ना। सियालदह में हुआ है, मुंबई अगर सरकार को ये लगेगा कि नहीं इसके पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस ही हैं और दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग, तो इस्तीफा नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज़ सौरभ, जो पहले दिन हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये चाहे जिस वजह से शुरू हुआ हो या इसके पीछे जो लोग भी हैं, जैसे कौन से लोग हैं तो पता ही है ना कि आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद, जैसे नेचुरल भीड़ होती सौरभ, तो दीप के जब आए उस दिन भीड़ क्यों नहीं थी? 15-16 दिन तक क्यों नहीं भीड़ थी? अगर युवाओं में इतना ही आक्रोश होता तो भीड़ होती ना। अब कल सैटरडे संडे में लोग आएंगे, अंतिम 3 दिन में भीड़ बढ़नी शुरू हुई। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होना था भीड़ बढ़नी शुरू हुई। तो समस्या उसमें यह रहेगी सत्ता पक्ष के लिहाज से अगर बात करें तो, कि ये चीज़ अगर जो पॉपुलर कॉमन सेंटिमेंट है यूथ का उसके साथ अगर जुड़ गया तो फिर तो उसके बाद सरकार के सामने कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि आप झुकें और जो डिमांड की जा रही है आप उसको करें। और उसको रोकना होगा, और मुझे लगता है कि वही रोकने की ये सारी जितनी कवायद आप देख रहे हैं। हम एज ग्रुप की बात करें सर, 10 सेकंड बस, ये बीजेपी का ज्यादातर सपोर्ट बेस जो है किस एज ग्रुप में है? नहीं, अगर वैसे देखेंगे तो लोकसभा 2024 में भी 18 से 35 में बीजेपी को ही सपोर्ट ज्यादा मिला हो गया। अच्छा। लेकिन ओवरऑल अक्रॉस मिडिल एज यानी 35 से ऊपर जो है, जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे वैसे बीजेपी का सपोर्ट बेस बढ़ता है। तो 55 प्लस में सबसे ज्यादा सपोर्ट बेस है, 35 से 55 में उससे थोड़ा कम, 18 से 35 में उससे थोड़ा कम, बट फिर भी सबसे ज्यादा था 2024 के लोकसभा चुनाव। 18 से 35 में भी सबसे ज्यादा वोट मोदी को ही मिले, बीजेपी को ही मिले 2024 में, क्योंकि वोट डिस्ट्रीब्यूट भी होता है ना, विपक्ष का डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसका मतलब ये है कि ये एंटी मोदी माइंडसेट के जो भी लोग हैं उसमें छात्र भी, उनको प्लेटफॉर्म मिला ना, वो फोकस तरीके से आ गए हैं, उनको एक नया होप दिख रहा है, उनको एक नया होप दिख रहा है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, अगर उनको ये दिखेगा कि ये स्पॉन्टेनियस है तो वो इस्तीफा ले भी सकते हैं, इसमें कोई झुकने और ये वाली बात नहीं। बीजेपी के लिए क्या सीखने की चीज है सर इसमें? देखिए, पहली बात जैसा अभी ये कह रहे थे विद्यार्थी परिषद अब एक्टिव है, इतने लोग अपॉइंट किए गए, कितने वाइस चांसलर अपॉइंट हुए, कितने प्रिंसिपल हुए, क्या 20-20 आदमी भी ले जा करके नहीं वहाँ पहुँच सकते थे जो एक अच्छी आवाज़ के साथ बात करें? पहले होता था, चाहे वो किसान मोर्चे में बीजेपी का मोर्चा होता था, कांग्रेस के समय में यूथ कांग्रेस होती थी। मुझे आश्चर्य इसी बात का है कि संघ जिसने बहुत सारे लोग अपॉइंट कराए, अच्छा लगे बुरा लगे सही है, चाहे अपोजिशन कहे नहीं कहे, ठीक है, चूँकि पहले कम्युनिस्टों के अपॉइंटमेंट होते थे आपके किए, उनमें से कितने लोग निकल करके नहीं आए? आप देश भर में कितने राज्यों में आपकी सरकार है, कितनी जगह आपने वाइस चांसलर अपॉइंट किए हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस में आपने प्रेसिडेंट जो बना रखे चेयरमैन फलाने इस फिलासफी के लिए, इसके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए उनको चेयरमैन में उनको भत्ता तनख्वाह सब मिलती है, वो 20 आदमी तैयार नहीं किए उन्होंने, या उन्होंने 4 साल में क्या किया? लोगों की नाराज़गी इस बात पर है, उनके अपने लोगों में भी नाराज़गी है जो संघ या भाजपा के सपोर्टर हैं कि आपने गलत लोगों को बिठा रखा है। जेएनयू तक में गलत लोगों को बिठाया गया, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, गलत लोगों को बिठा दिया, तो उसका नाराज़गी जेएनयू में बैठा हुआ लड़का है जो आरएसएस का है, वो भी कहता है साहब अब इसको मैं क्या दिखाऊंगा जब इनको खुद ही लिखना नहीं आता है। तो मैं कोट कर रहा हूँ, बाकायदा नाम मेरे पास है। तो मेरा ये कहना है कि ये सबक होना चाहिए कि आप उस पर भी समीक्षा करिए।
आपके यहाँ जो अंदर की कमियां हैं। और धर्मेंद्र, एक लाइन कहूंगा जो समय समाप्त हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जो आपका देश भर में धर्मेंद्र प्रधान पर नाराजगी नहीं है, सिस्टम को लेकर नाराजगी, सिस्टम में सुधार होगा तो वो चुप हो जाएगा। पेपर लीक थोड़ी किया है। नहीं कॉमन आदमी में मैं आप ये कह रहा हूं, इंदौर में आंदोलन हो रहा है, जबलपुर में होगा, पटना में होगा। एक चीज, एक लाइन में अगर कह दूं कि ये भी सरकार को अब सोच लेना चाहिए कि आपको भी 12 साल हो गए। बिल्कुल 12 साल में अब लोग आप ही को आंक रहे हैं। अब ज्यादा लोग जो हैं कंपेयर नहीं करते, अब ज्यादा लोग आपको ही आपके बातों से कंपेयर करते हैं। आप कहते ये हैं और ये हमें ये दिख रहा है। वो सबसे बड़ा चैलेंज वही है सर, हाँ। वाकई कि जो पैरामीटर आपने सेट कर रखा है उस पर एक तो काम के तरीके से उतरिए, दूसरा कम्युनिकेशन के तरीके से उतरिए। जैसे अगर यूथ में सौरभ इतनी नाराजगी होती है, दिल्ली के यूथ में, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, पिछले साल भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP उसके DU में 4 में से 3 पद उनके पास हैं। तो अगर इतनी नाराजगी होगी तो धुआं छोड़ कर देना चाहिए था ना। अब लेफ्ट के SFI के हों अगर स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ इनकी बात मानेंगे? वो तो नरेंद्र मोदी कुछ भी कह लें, वो हो नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि एजुकेशन हो या किसी भी और मिनिस्ट्री में बहुत सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, वो आपको करना। अब एक चीज़ ये कहा गया कि जैसे रेलवे में एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पर एक ऑप्शन ये हो सकता था कि रेल मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि उनको टाइट किया जाए कि कैसे ऐसा हुआ, फिर 4 दिन आप लोगों ने देखा होगा ट्रैक पे वो बैठे रहे और सारी चीज़ें हुई। तो ये सरकार तब तक इस्तीफा वाली बात सौरभ नहीं होती जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें नजर ना आए। जैसे एक चीज़ समझिए, जो पहले भी हम लोग एक दिन बात किए थे कि केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उनके पास 3 हेवीवेट मंत्रालय था, पब्लिक डोमेन में कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन ड्रॉप कर दिए गए। मतलब कमी आप में है, गलती आपसे हुई है तो आप पे एक्शन होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इन्वॉल्वमेंट वाला गलती अभी तक नजर नहीं आया, इसलिए सरकार पूरी तरह से खड़ी है। देखना होगा कि कब तक। और रोटी भी बनती है तो आप पलटते हैं ना, आपको कुछ चेहरे बदलना पड़ेंगे। मैं इसलिए प्रधानमंत्री पे छोड़ना चाहिए कि इसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे हमारे आप पर नहीं तय होगा। सर बस आखिर में दो बातें और अगर सब लोग सहमत हो मेरी बात से, तो कि एक तो आप सारा कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री पे नहीं छोड़ सकते कि मोदी जी कम्युनिकेट करेंगे, मोदी जी ही बोलेंगे। आपका इतना बड़ा तंत्र है, उसको बताना पड़ेगा जा जाके। एक बात तो ये, और जो लचीलापन सरकार ने इस मामले में अब दिखाया है जाकर के, ये भी अच्छी चीज है। जितने लोगों को ये लगता हो सरकार बहुत अहंकारी है, सरकार किसी की नहीं सुनती, उनको भी ये मैसेज जाना बहुत जरूरी था। नहीं, हम जरूरत के हिसाब से ऐसे भी हो सकते हैं, हमें झुकना भी आता है। ये मैसेज भी अच्छा है, पॉजिटिव मैसेज है। चलिए इस नोट पर अब देखिए कल का दिन कैसा होता है, पता चलेगा हमको। सर बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में आने के लिए, आपका जी बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका।